तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रिसेप्शनिस्ट ने बता दिया था कि ये चेन किसी मामूली कमरे में नहीं बल्कि शहर के सबसे महंगे प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुका है। इस बात को सुनते ही फैंग चाओ और जिया याओ को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, क्या? और आगे फैंग चाओ को दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो तुरंत अपने मन में कैलकुलेशन करने लगता है। वेस्टलेक होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट का किराया 80,000 एक रात का है और अगर वो वहां 7 दिन रहने वाला है तो इसका मतलब टोटल खर्चा हुआ 5,60,000। ये फिगर सोचते ही फैंग चाओ के पसीने छूटने लगते हैं। वो घबराहट में जिया याओ की तरफ देखता है और पूछता है, जिया याओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये पैसे उसने तुम्हारी फैमिली के खर्चों में से बचाए हैं? इतनी बड़ी रकम सिर्फ स्क्रिम्पिंग से नहीं आती। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए फैंग चाओ तुरंत रिसेप्शनिस्ट की तरफ घूमता है और हैरानी से पूछता है, क्या तुम श्योर हो? क्या ये चिन ने अभी के अभी पूरे 5,60,000 पे कर दिए? ये बात सुन के रिसेप्शनिस्ट जवाब देती है, जी हाँ सर, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट की अगली बात ने उन दोनों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। वो मुस्कुराते हुए कहती है, और तो और उन्होंने मुझे खुश होकर 10,000 की टिप भी दी है। ये सुनते ही जिया याओ का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो भड़क उठती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुमने वो टिप रखने की हिम्मत कैसे की? वो सारा पैसा मेरी वैंग फैमिली का है, समझी तुम? जिया याओ वहां तमाशा कर ही रही थी कि फैंग चाओ उसे शांत कराते हुए लॉजिक लगाता है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। जिया याओ, अभी टिप के पीछे रोने का वक्त नहीं है। असली सवाल यह है कि आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? अगर वो पिछले 3 साल से सब्जी भाजी के पैसे मार भी रहा था तब भी 1 मिलियन जमा करना नामुमकिन है। ये सुनते ही जिया याओ सोच में पड़ जाती है। सही कहा तुमने। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत बोलती है, रुको, वो अक्सर मेरी दादी के घर उनके कुत्ते की देखभाल करने जाता था और मेरी दादी के घर बहुत सारे पुराने और कीमती एंटीक्स पड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें मौका देखकर 1-2 एंटीक्स चुरा लिए और उन्हें बेच दिया? और ये बात सुन के फैंग चाओ कहता है, पक्का यही हुआ होगा। जल्दी से अपनी फैमिली को फोन लगाओ और उन्हें बोलो कि चेक करे कि घर से कुछ गायब तो नहीं है। जिया याओ बिना वक्त गवाए हाँ बोलकर अपना फोन निकालती है। वहीं दूसरी तरफ वानहाओ होटल के बैंक्वेट हॉल का नजारा कुछ और ही था। काफी देर हो चुकी थी लेकिन प्रेसिडेंट टेंग और बाकी बड़े गेस्ट्स अभी तक वहां से गए नहीं थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि वो मिस्टीरियस इंसान कौन है जिसने इतना महंगा ब्रेसलेट भेजा है। सब उसी सीक्रेट फिगर की एक झलक पाने के लिए रुके हुए थे। और इधर किन होंगयान भी अब रेस्टलेस हो रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, इतना वक्त बीत गया, वो गिफ्ट भेजने वाला अभी तक आया क्यों नहीं? अगर रास्ते में ट्रैफिक भी होता तब भी उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है जो उसे परेशान कर देता है। वो मन ही मन सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्रेसलेट सच में ये चेन नहीं भेजा था? उसी वक्त हॉल में खड़ी जिया याओ की मॉम का फोन बजता है। स्क्रीन पर डॉटर लिखा देख वो कॉल पिक करती है। जिया याओ का फोन है। हाँ बेटा, कैसा रहा सब? उस लूजर से डिवोर्स हो गया ना? दूसरी तरफ से जिया याओ की आवाज घबराहट और गुस्से से भरी हुई आती है। मॉम, जल्दी से दादी के घर जाओ, चेक करो कि वहां दादी की पुरानी कैलीग्राफी या पेंटिंग्स में से कुछ गायब तो नहीं है। और वो चीखते हुए इल्जाम लगाती है, ये चैन, वो कमीना, उसने पक्का हमारी फैमिली की चीजें चुराई हैं और उन्हें बेचकर पैसे उड़ा रहा है। ये सुनते ही माँ के होश उड़ जाते हैं। क्या ये चैन, उस लूजर ने दादी के एंटीक्स चुराए? माँ की ये जोर से कही हुई बात किन होंगयान के कानों में पड़ जाती है। ये सुनते ही किन होंगयान एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसका सारा सस्पेंस खत्म हो गया हो। वो सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए मन ही मन सोचती है, फ्यू, मुझे लगा था वो लड़का कोई बड़ा बिग शॉट है, पर वो तो बस एक मामूली चोर निकला। उसका इंटरेस्ट अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, ओल्ड मैडम और दोनों प्रेसिडेंट वांग्स, कंपनी में कुछ जरूरी काम है तो मैं अब चलना चाहूंगी। ओल्ड मैडम वांग तुरंत खड़ी हो जाती हैं और रिस्पेक्ट से कहती हैं, प्रेसिडेंट किन, वो फाइनेंसिंग वाली बात अब आपके हाथ में है। ये बात सुन के किन होंगयान उसे कहती है, चिंता मत कीजिए, बोलकर वहां से निकल जाती है। और किन होंगयान के जाते ही बाकी गेस्ट्स भी समझ जाते हैं कि अब वो मिस्टीरियस टाइकून नहीं आने वाला। लगता है वो आज नहीं आएंगे, ये बोलकर सब वहां से निकलने लगते हैं। जब भीड़ छट जाती है तो ओल्ड मैडम वांग गुस्से और कंफ्यूजन में पूछती हैं, जिया याओ ने क्या कहा? ऐसा क्यों है कि डिवोर्स के बाद ही उसे पता चला कि ये चेन ने चोरी की है? माँ गुस्से में एक्सप्लेन करती है, जिया याओ ने बताया है कि ये चेन ने वेस्टलेक होटल में 1 हफ्ते के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है। उसने वहां करीब 6 लाख उड़ा दिए। इसीलिए उन्हें शक है कि ये पैसा जरूर उसने आपके एंटीक्स बेचकर कमाया है। ये सुनते ही ओल्ड मैडम वांग का गुस्सा फट पड़ता है। वो टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाती हैं, ये घर जमाई। लेकिन ओल्ड मैडम अभी भी उस ब्रेसलेट वाले गेस्ट का इंतजार कर रही थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती हैं और सोचती हैं, वो ऑनर्ड गेस्ट जिसने ब्रेसलेट भेजा था वो अभी तक आया नहीं है। हम उस मामूली घर जमाई की वजह से अपना इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। और वो फैमिली को 2 हिस्सों में बांट देती हैं। जीचियांग, सुसिन, यूनियन, तुम लोग मेरे साथ यहीं रुको, हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। और फिर बाकी से कहती हैं, शाओजे, जीयुआन, सुलान,
तुम लोग अभी के अभी मेरे घर जाओ और देखो कि क्या क्या गायब है। सब एक साथ हामी भरते हैं। यस, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाओजी और जिया याओ के डैड और उसके मॉम विला पहुंच जाते हैं। और विला के अंदर आते ही दोनों बिना वक्त बर्बाद किए चेकिंग शुरू कर देते हैं कि कहीं कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ। और आगे शाओजी अपने अंकल को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, अंकल हम अलग अलग होकर ढूंढते हैं, आप एंटीक कैलीग्राफी और पेंटिंग रूम चेक करो, मैं ये वाला रूम चेक करता हूँ। और ये बात सुन के अंकल तुरंत हामी भरते हुए ठीक है बोलते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। पूरा घर छान मारने में करीब 20 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन वहां कुछ भी गायब नहीं था। शाओजी चारों तरफ देखने के बाद कहता है, यहाँ तो कुछ भी मिसिंग नहीं है। तभी दूसरी तरफ से अंकल भी आ जाते हैं और कंफर्म करते हुए कहते हैं, शाओजी हमारी तरफ से कुछ भी गायब नहीं है, क्या तुम्हारी तरफ कुछ मिसिंग है? ये सुनते ही शाओजी गहराई से सोचने लगता है। वो मनी मन कैलकुलेशन लगाता है, एंटीक कैलीग्राफी रूम में सब कुछ सही सलामत है, इस रूम में भी कुछ गायब नहीं है। इसका साफ मतलब है कि दादी के घर से कोई भी कीमती चीज चोरी नहीं हुई है। मतलब ये चैन ने वैंग फैमिली का कुछ नहीं चुराया है। सच सामने था, लेकिन शाओजी की नफरत उस पर हावी थी। वो ये चैन को क्लीन चिट नहीं देना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोलते हुए कहता है, ओह मैंने अभी चेकिंग खत्म नहीं की है, बेहतर होगा कि आप लोग एक बार फिर से चेक कर लो ताकि गलती से कोई चीज छूट ना जाए। अंकल उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है तो मैं वापस जाकर दोबारा चेक करता हूँ। जैसे ही अंकल वहां से जाते हैं, शाओजी के दिमाग में एक घटिया प्लान आता है। वो एक शेल्फ के पास जाता है और वहां रखी एक बहुत ही महंगी घड़ी उठा लेता है। घड़ी को हाथ में लेकर वो मनी मन कमीनेपन से हंसता है। ये वही घड़ी है जो दादाजी जिंदा रहते वक्त पहना करते थे। पूरी दुनिया में सिर्फ 48 पीसेज हैं और इसकी कीमत 5 मिलियन से ज्यादा है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। ये चैन, अब से तुम वो चोर बनोगे जिसने ये घड़ी चुराई है। प्लान के मुताबिक वो उस घड़ी को अपनी जेब में छुपा लेता है और खाली डब्बा लेकर बाहर आता है। बाहर आते ही वो चीखने की एक्टिंग करता है, मेरे रूम से एक घड़ी गायब है। और ये बात सुनते ही जिया याओ की मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती हैं, तभी मैं सोचूं कि ये चैन वो लूजर वेस्ट लेक के प्रेसिडेंशियल स्वीट में कैसे रह सकता है, वो जानवर। बिना देरी किए जिया याओ के डैड तुरंत ओल्ड मैडम वैंग को कॉल लगाते हैं और घबराहट में बताते हैं, मॉम हमें पता चल गया, दादाजी के पास जो रिचर्ड मिले वॉच थी वो वहां से गायब है। दूसरी तरफ फोन पर ये सुनते ही ओल्ड मैडम वैंग गुस्से से कांपने लगती हैं। उनकी आवाज में खौफनाक गुस्सा था। उसे पकड़कर मेरे पास लाओ, मैं आज उसका हाथ काट देना चाहती हूँ। फोन रखने के बाद डैड शाओजी की तरफ मुड़ते और कहते हैं, शाओजी दादी चाहती हैं कि हम अभी के अभी ये चैन को वापस लेकर आए। लेकिन ये चैन का नाम सुनते ही शाओजी की हालत खराब हो जाती है। पिछली बार की धुलाई उसे आज भी याद थी। वो डर के मारे मन में सोचता है, मैं उस आदमी से दोबारा पिटना नहीं चाहता। बचने के लिए वो तुरंत नाटक शुरू कर देता है। वो अपने जख्म को पकड़कर दर्द का बहाना बनाता है, मेरा जख्म बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पहले इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अंकल आप पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, शाओजी, और वो वहां से निकल लेता है। और इसी के साथ मजबूरी में डैड तुरंत जिया याओ को कॉल करते हैं और कहते हैं, जिया याओ क्या तुम अभी भी वेस्ट लेक होटल में हो? और तभी सीन शिफ्ट होता है वेस्ट लेक होटल की तरफ। जिया याओ फोन पर बात कर रही थी और जैसे ही उसे वो बात पता चलती है, वो हैरानी से पूछती है, क्या कहा? दादी के यहाँ से एक रिचर्ड मिले वॉच गायब है, वो भी 5 मिलियन की? ठीक है मैं समझ गई। और कॉल करते ही पास खड़ा फैंग चाओ पूछता है, क्या हुआ, क्या पता चला? और तभी जिया याओ फोन रखते हुए गुस्से में कहती है, ये चैन ने सच में मेरी दादी की चीजें चुराई हैं, अब देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। वो गुस्से में रिसेप्शनिस्ट की तरफ घूमती है और बिना किसी लिहाज के चिल्लाती है, ये चैन का रूम नंबर क्या है? फैंग चाओ उसका ये अग्रेसिव रूप देखकर घबरा जाता है। वो पूछता है, जिया याओ तुम क्या करने वाली हो? और आगे जिया याओ पूरे जोश में जवाब देती है, क्या करने वाली हूँ? जाहिर है मैं उसे वापस ले जाऊंगी, उसने मेरे दादाजी की 5 मिलियन की वॉच चुराई है। लेकिन फैंग चाओ कुछ नोटिस करता है। जिया याओ गुस्से में कम और एक्साइटेड ज्यादा लग रही थी। वो उसे घूरते हुए पूछता है, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों दिख रही हो? और वो मन ही मन सोचता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग जिया याओ असल में ये चैन से मिलने के लिए एक्साइटेड है। और आगे वो जिया याओ को पकड़ लेता है और वो डर रहा था कि कहीं होटल में हंगामा ना हो जाए। वो जिया याओ को समझाने की कोशिश करता है, मैं इस होटल के ओनर से पंगा लेने की हैसियत नहीं रखता, वहां जाकर तमाशा मत करो, बस चुपचाप पुलिस को बुला लो। पर जिया याओ उसकी बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो उसे धिक्कारते हुए कहती है, तुम इतने डरपोक क्यों हो? अगर तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं है तो मैं खुद जाऊंगी। और वो अकेले ही ऊपर निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंशियल स्वीट के कॉरिडोर में। जिया याओ ये चैन के रूम के बाहर पहुंच चुकी थी। वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है और चिल्लाती है, ये चैन चोर कहीं के, मेरे लिए दरवाजा खोलो जल्दी। और ये आवाज सुनते ही थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और सामने ये चैन खड़ा था जिसने अभी अभी नहाया था और उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। ये चैन उसे देखकर चिढ़ जाता है और कहता है, तुम औरत, तुम मुझे परेशान करना क्यों नहीं छोड़ती? अभी तुम्हारा डिवोर्स हुआ है और तुम मेरे पास चली आई। लेकिन ये चैन को इस हालत में नंगे बदन और टॉवल में देखकर जिया याओ का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो बस हकलाते हुए कहती है, तुम। और गाइस चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर और तब तक के लिए बाय बाय।